गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे आज एलिमेंट 3 हम लोग कवर करने वाले हैं। एलिमेंट 3 को समराइज करेंगे। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक्स, नॉट बेसिक्स, हाइलाइट्स ऑफ एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 के हाइलाइट्स को पढ़ेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ एग्जाम में प्रोबेबली कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एलिमेंट 3 से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो एलिमेंट 3.1 जो है, इट इज अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। नाउ एक्चुअली हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता क्या है? दिस द थिंग इज, आपकी पूरी कंपनी इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट टिल वर्कर्स लेवल, टॉप मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स लेवल तक, ये सारे लोग जो हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर क्या सोचते हैं। इट मींस उनके नजर में हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या वैल्यू है। क्या ये बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बिजनेस से कम इंपॉर्टेंट है? क्या सेफ्टी उतनी ही जरूरी है जितना काम जरूरी है? क्या हम काम करने के दौरान सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या पीपीईज लगाना जरूरी है? क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना जरूरी है? लाइक ओवरऑल कंपनी का, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट क्या है सेफ्टी को लेकर, यही डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी का कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। नाउ क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, इंडिकेटर्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या फिर आपकी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है? हाउ विल यू नो? कैसे पता करेंगे आप? इसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं आपके इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो देखिए, अगर आपके कंपनी में नॉर्मल अगर आप बात करें, आपके कंपनी में एक्सीडेंट का रेट बहुत कम है, लेस एक्सीडेंट रेट, ये इंडिकेटर है पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का, है ना। आपकी कंपनी में जो है वो आपको नियर मिसेस का रेट बहुत कम है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सेफ्टी को लेकर कमिटेड है, कमिटमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर आपका पॉजिटिव है। रिसोर्सेस, लाइक सेफ्टी में जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसे का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो है, मतलब आपके कंपनी का पॉजिटिव कल्चर है। वर्कर्स को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, अगर, मतलब आपकी कंपनी का कल्चर क्या है? हमारा पॉजिटिव है। इंडिकेटर्स, अगर नेगेटिव इंडिकेटर्स की हम बात करें, अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ नियर मिसेस ज्यादा हो रहे हैं, वर्कर्स कंप्लेन सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वर्कर की बहुत ज्यादा कंप्लेन है सेफ्टी को लेकर, है ना। टाइम से आप रिस्क असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, टाइम से आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या है? दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ये किसका इंडिकेटर है? नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, एग्जाम में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है और कभी कभी सिनेरियो से बाहर का भी क्वेश्चन आता है। जैसे सिनेरियो में बहुत सारा हिंट दे देता है पॉजिटिव या नेगेटिव कल्चर का, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट आर द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे सिनेरियो को आपको पढ़ना होता है, और सिनेरियो में से जहां जहां नेगेटिव चीजें आपको दिख रही हैं, लाइक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, वर्कर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है ना, ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही है वर्कर्स को, ऑन टाइम रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अपडेटेड नहीं है, कंपनी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर कमिटेड, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना होता है। तो जनरली ये जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, वो ज्यादा मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का आता है, समटाइम्स 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो ये एलिमेंट 3.1 से क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है। एक और छोटा सा टॉपिक है 3.1 में, वो होता है पीयर्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, पीयर ग्रुप भी कहते हैं इसको। पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है वो समझिए। जब कोई नया वर्कर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो पुराने वर्कर्स जो उस कंपनी में है ना, पहले से जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उस कंपनी में, अगर उन वर्कर्स का बिहेवियर जो है, उनका माइंडसेट सेफ्टी को लेकर पॉजिटिव है, इसको भी वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे वो लोग। अगर उनका नेगेटिव है तो इसको भी क्या करेंगे वो लोग? नेगेटिवली। क्योंकि कोई भी नया एम्प्लॉई जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है या किसी भी नई जगह पे जाता है, तो वहां पे फिट होने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू फिट इन, क्या करने की कोशिश करता है? मान लिया कोई वर्कर है, पहले किसी कंपनी में काम करता था, वहां पे बहुत अच्छा कल्चर था सेफ्टी का, सेफ्टी के अकॉर्डिंगली काम करके वो आया हुआ है। अब नई कंपनी में वो जा रहा है और वहां पे सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जहां देखिए वहां वायलेशंस हो रहे हैं, वर्कर्स बिना पीपीईज काम कर रहे हैं, परमिट कोई नहीं ले रहा है, अनट्रेन्ड वर्कर काम कर रहे हैं, इस तरह का कल्चर वहां पे है। तो वर्कर शुरू में जाएगा तो सेफली काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से, वर्कर्स को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करने के चक्कर में ये बंदा क्या करेगा? नेगेटिव काम करना शुरू कर देगा। इस टॉपिक को भी लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका क्या क्वेश्चन आता है कि पीयर ग्रुप प्रेशर जो है कंपनी में कहां कहां देखने को मिल रहा है,
व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है आपको कि जो पुराने वर्कर्स हैं वो हंसी मजाक कर रहे हैं, साइड पर हॉर्स प्ले कर रहे हैं वो लोग, है ना, नए वर्कर्स को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको साइंस सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक होता है, कभी कभी इसमें से भी आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। अगला जो टॉपिक हमारा दैट इज कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। नाउ कंसल्टेशन को लेकर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। कंसल्टेशन क्या होता है मालूम है? कंसल्टेशन का डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, या ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, इट्स अ टू वे डायलॉग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये टू वे डायलॉग्स होता है, मतलब वर्कर और जो टॉप मैनेजमेंट आपकी कंपनी का है ना, लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या है लीगल रिक्वायरमेंट? कि आपकी कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए, उनके मन में जो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, आप उसके साथ डिस्कस कीजिए और जॉइंट सॉल्यूशन निकालने की क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए। मतलब बड़ी कंपनीज में आप कंसल्टेशन जो है वो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से कर सकते हैं आप। लाइक बड़ी कंपनी है जहां पे 1500, 2000, 3000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं या ट्रेड यूनियन के मेंबर्स भी हो सकते हैं, या तो उनके थ्रू प्रॉब्लम वर्कर अपनी उनको बताएंगे और वो आकर प्रॉब्लम किसको बताएंगे, टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे। छोटी कंपनीज में आप डायरेक्ट वर्कर्स के साथ क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर। मतलब ओपन कंसल्टेशन पॉलिसी होनी चाहिए। काम करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत है, साइट पर कोई इश्यू है, आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हो। कंपनी की ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। आप वर्कर हो, आप साइट पे काम कर रहे हो, आपको पीपीई से रिलेटेड कोई इश्यू है, आपको वेलफेयर से संबंधित कोई कंप्लेन आपको करना है ना, आप काम करने के मेथड से खुश नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा वर्क ड्यूटी आपको दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा शिफ्ट आपको लगाया जा रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि आपकी सेफ्टी को, आपको हेल्थ को नुकसान हो सकता है। कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए कि वर्कर डायरेक्ट जाकर मैनेजमेंट को क्या कर सके, अप्रोच। ये सुविधा, ये सिस्टम आपको डेवलप करके देना है, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट। ये आपका क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंसल्टेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अक्सर एग्जाम में 7 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कंसल्टेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूरे सिनेरियो में कंसल्टेशन की कहीं बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि कंपनी में कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में, इसका कंपनी को क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे वर्कर्स का मोरल डाउन होगा, वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी को सीरियस नहीं लेंगे, प्रॉब्लम्स को जाकर मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, एक तरह का लीगल वायलेशन है। ऐसे पॉइंट्स बनाकर आपको एग्जाम में क्या करना होता है, लिखना होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक जो इसी में है, एलिमेंट 3 बहुत लंबा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ट्रेनिंग को लेकर, ट्रेनिंग। और कभी कभी देखिएगा कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक होता है, दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग। कंसल्टेशन करने का बेस्ट जगह क्या होता है, कमिटी मीटिंग होती है। एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी होती है, मंथली उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो आकर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कंसल्टेशन को वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग में किन किन पॉइंट्स पे चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो वहां पे आपको आंसर्स में लिखना होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग अगर होती है तो वहां पे कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो नियर मिसेस हुए हैं, जो पेंडिंग वर्कर्स कंप्लेन्स हैं, इन सब इश्यूज पे, टॉपिक्स पे बात की जाती है। ट्रेनिंग को लेकर क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है सितंबर में, इसमें ट्रेनिंग को लेकर क्वेश्चन आया था। हर बार क्वेश्चन आता है। क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको पता है कि साइट पे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे कि कोई नया बंदा कंपनी को ज्वाइन करेगा, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग चाहिए, न्यू एम्प्लॉई आएगा साइट पे, तो है ना। आप वर्कर को किसी काम में लगा रहे हो, आप पहली बार, या उसके जॉब को चेंज कर रहे हो, तब आपको वहां पर जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लाइक पहले वो हेल्पर था, अभी आप उसको टेक्नीशियन के काम में डाल रहे हो, वर्क एट हाइट पे डालने जा रहे हो आप, तो उसको वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग चाहिए, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्कर्स को चाहिए, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग चाहिए, जो सीनियर लेवल के वर्कर्स हैं उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग चाहिए। वर्कर अगर कोई मशीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो एसओपी की ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वर्कर अगर मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो उसको मैनुअल हैंडलिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वर्कर अगर काम के प्रेशर में काम कर रहा है, वो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा काम उससे लिया जा रहा है, तब वहां पे उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए। तो एक से क्वेश्चन पता है कैसे आता है ट्रेनिंग में? क्वेश्चन आता है कि सिनेरियो में तो जगह जगह हिंट्स दिया होता है, उसमें आता है एक दे देगा कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अब बोलेगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट दोबारा रिपीट ना हो
है ना। तो दोबारा रिपीट न होने के लिए आप वर्कर्स को किस किस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कीजिएगा। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, सारे ग्रुप ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग आपको क्या करना होता है, रेकमेंड करना होता है कि वर्कर है तो उसको क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सुपरवाइजर है उसको क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मैनेजर है उसको क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी एग्जाम में अक्सर क्या आता है, क्वेश्चंस आता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा 3.3 का है वो है आपका ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को लेकर क्वेश्चन आता है। मतलब इस यूनिट में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि वर्कर सेफ्टी को लेकर कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब अनसेफ काम कर रहा है कि सेफ काम कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस होता है उसका बिहेवियर। और इन्फ्लुएंस करने के 3 कारण होते हैं जिसको कहा है जॉब फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर। ये 3 कारण होते हैं, एक हमारा जॉब फैक्टर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और तीसरा हमारा हो जाएगा इंडिविजुअल फैक्टर। दिखने में ये थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड होता है, लेकिन याद रखिएगा कल्चर में आप पूरे कंपनी का व्यू देख रहे हैं कि पूरी कंपनी सेफ्टी को कैसे देखती है। यहां पर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि ये वर्कर सेफ्टी को लेकर इसका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको क्या लगता है कि सेफ्टी जरूरी है, या इसको क्या लगता है कि सेफ्टी एक अननेसेसरी काम है जिसकी वजह से काम की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। यहां आप इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं और वहां पर आप एज अ होल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। तो होता क्या है, जॉब फैक्टर में क्या होता है, जॉब के ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर का बिहेवियर नेगेटिव तरह से इंफ्लुएंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब का प्रॉपर वर्क प्लान नहीं बनाया गया है, नो वर्क प्लान, बिना वर्क प्लान के काम कराया जा रहा है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर वर्कर के ऊपर जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर की वजह से फेटीग्ड वो हो रहा है और फेटीग की वजह से वो अनसेफ काम कर रहा है। वो एक जॉब फैक्टर है जो वर्कर के बिहेवियर को क्या कर रहा है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। रिटन कोई सिस्टम नहीं है, रिटन एसएसओडब्ल्यू नहीं है, काम को करने का सही तरीका क्या है, रिटन में ऐसा कोई एसएसओडब्ल्यू डेवलप नहीं किया गया है। ये भी आपका क्या है, जॉब फैक्टर है जो वर्कर के बिहेवियर को क्या करेगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कि कंपनी में जो सिस्टम्स बनाए गए हैं कहां कहां कमी है जिस वजह से वर्कर नेगेटिव तरह से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी का कल्चर ही हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव है, तो अगर कंपनी का कल्चर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वर्कर का बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव तरह से इन्फ्लुएंस होगा, है ना। कंपनी में सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी को कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना। या फिर कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है काम करने का, रिपोर्टिंग कोई सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है ना, रिस्क असेसमेंट का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जो वर्कर को सुपरविजन का कोई अरेंजमेंट नहीं है। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो वर्कर्स को क्या करते हैं, वर्कर्स के बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा हमारा इंडिविजुअल फैक्टर है कि वर्कर के अंदर क्या कमी हो सकती है जिस वजह से वो नेगेटिव तरह से काम करेगा या नेगेटिवली बिहेव करेगा। इसमें आ जाता है कि वर्कर्स का अनट्रेन्ड होना, वर्कर के पास नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की कमी होना, वर्कर का पास्ट एक्सपीरियंस खराब होना, वर्कर पहले किसी ऐसी कंपनी में काम करके आया है जहां पे अनसेफ प्रैक्टिस को भी नॉर्मल माना जाता था। जैसे होता नहीं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या रेड टैग स्कार्फुल, क्या ग्रीन टैग स्कार्फुल, जिस पे काम करना है चढ़ के आराम से क्या करो, काम करो। क्या रेड टैग मशीन, क्या ग्रीन टैग मशीन, काम करने लायक मशीन है, उठाओ काम करो। इस तरह के कल्चर से अगर वो निकल के आया हुआ है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, तो नई कंपनी में भी उसको रिपीट करने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू एक्सीडेंट, ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर थे जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ। या कभी कभी ऐसे आता है कि एक एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में वर्कर की कुछ गलती को दिखाएगा, और फिर वहां क्वेश्चन आता है कि क्या क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्कर का बिहेवियर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुआ था, और उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से साइड पर क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो ये आपका जॉब, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इसी में है आपका रिस्क असेसमेंट, है ना। 3.4 हमारा एलिमेंट है, दैट इज रिस्क असेसमेंट। इसको ब्रीफली हम आपको डील कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट में, एक हमारा है रिस्क असेसमेंट टॉपिक में, और दूसरा है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क,
तो इसी चैप्टर में ये जो आपका टॉपिक है रिस्क प्रोफाइलिंग, इसी पर IG2 बेस्ड होता है। IG2 ये रिस्क असेसमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जहां तक रिस्क असेसमेंट की बात है तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप रिस्क असेसमेंट के पूरे सिस्टम को समझिए। ऑलराइट, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? ये केयरफुल एग्जामिनेशन होता है किसी भी काम को करने से पहले, ताकि उस काम से रिलेटेड रिस्क को आप एसेस कर सके, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके और क्या कर सके, रिस्क को आप कंट्रोल कर सके। इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आपको एक जॉब सेलेक्ट कर लेना होता है। स्टेप से बाहर की बात है ये, आपको एक जॉब सेलेक्ट कर लेना है जिस जॉब का आप रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, उस काम में जितने हैजर्ड्स हैं सारे हैजर्ड्स को क्या कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के लिए आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप MSDS की हेल्प ले सकते हैं, SDS की हेल्प ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं, ट्रेड यूनियन जो है उनके डॉक्यूमेंट्स की आप असिस्टेंस ले सकते हैं, ILO के जो कन्वेंशंस हैं, लीगल जो स्टैंडर्ड्स है, रिकमेंडेशंस, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई दी हैजर्ड। अगला स्टेप होता है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। डिसाइड कीजिए किसको नुकसान होगा, लाइक क्या आपके कंपनी के सिर्फ बंदों को नुकसान हो रहा है या फिर एजेंसी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स हैं, जनरल पब्लिक है। ऐसा तो नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं इससे जनरल पब्लिक को नुकसान हो सकता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल जिनको नुकसान हो सकता है। तीसरा स्टेप फिर हमारा हो जाता है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, कि आपको क्या करना है, रिस्क को इवैल्यूएट करना है और वहां पे प्रिकॉशंस को आपको सजेस्ट करना है। तो इसके बारे में तो वीडियो पे हमने यूट्यूब पे पूरा चैनल पे पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, स्पेशली रिस्क कैलकुलेशन कैसे होता है, पूरा एक सेशन है वीडियो का। इस क्लास में तो कवर हो नहीं पाएगा, अकेले वो वीडियो 35-40 मिनट का है, आप लोगों ने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है, रिस्क कैलकुलेशन कैसे होता है। फिर आप प्रिकॉशंस को रेकमेंड करते हैं। उसके बाद होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, ये पूरा जो आपने काम किया है इसको फॉर्मेट में लेकर आइए। एंड उसके बाद रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कब करना होता है? एक होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि ILO ने या दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज रिकमेंड करती है कि साल में एक बार आपको रिस्क असेसमेंट रिव्यू करना है। लेकिन अगर उससे पहले कुछ मेजर चेंज आ जाता है, लाइक वर्क इक्विपमेंट चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, काम करने का तरीका, वर्क मेथड आपका चेंज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नियर मिस हो गया, कोई लीगल चेंजेस आ गए, लेबर इंस्पेक्टर ने या सेफ्टी प्रोफेशनल्स ने चेंज को रेकमेंड किया, है ना, तो इन सब केसेस में इमीडिएटली रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट करना होता है। नाउ नेक्स्ट, रिस्क प्रोफाइलिंग IG2। अक्सर स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर देते हैं, असेसमेंट को प्रोफाइलिंग समझ लेते हैं। सी, रिस्क असेसमेंट के टाइप्स होते हैं, आप लोगों को याद होगा क्लास में हमने पढ़ाया था, वीडियो भी डाला हुआ है टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट करके चैनल पे। रिस्क असेसमेंट के टाइप्स में ये जो रिस्क असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। इसको जॉब स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। मतलब आपके साइट पर कहीं वेल्डिंग का काम होने वाला है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो वहां पर वेल्डिंग करने के दौरान क्या क्या हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं, उन हैजर्ड्स को कैसे आप कंट्रोल कीजिएगा, दैट इज रिस्क असेसमेंट। एक लोकेशन का पे और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का आप असेसमेंट कर रहे हैं, कहीं पर एक कोने पर स्काफोल्ड इरेक्शन हो रहा है, तो आप पर्टिकुलरली उस स्काफोल्ड पे जाके चेक कीजिएगा, वहां पर भाई यहां पर हमको स्काफोल्ड इरेक्शन करना है, इरेक्शन में क्या हैजर्ड्स हमारे क्रिएट हो सकते हैं, वर्कर्स को सेफ बनाने के लिए हम क्या कंट्रोल मेजर वहां पर लगाएंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है? रिस्क प्रोफाइलिंग में आप पूरे कंपनी को देखते हैं। आप रिस्क प्रोफाइलिंग का दूसरा नाम जेनरिक रिस्क असेसमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड जेनरिक रिस्क असेसमेंट। ये क्या होता है? आप एक एक्टिविटी को नहीं देख रहे हैं, पूरे कंपनी में जनरली क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और उन एक्टिविटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप IG2 की रिपोर्ट जब बनाइएगा तो आपको रिपोर्ट बनाने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आपने कंपनी में गया और आपने देखा एक लोकेशन, आपने देखा कि वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, गार्डरेल्स नहीं है वहां पर, विदाउट गार्डरेल वो काम कर रहे हैं, कुछ के पास फुल बॉडी हार्नेस है, कुछ के पास फुल बॉडी हार्नेस भी नहीं है। और यही सेम प्रॉब्लम आपको साइट के दूसरे लोकेशंस पर भी दिख रही है। अलग अलग लोकेशन भी आपने देखा, कहीं कहीं पर आपने देखा 4, 5, 6, 7 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे फॉल प्रिवेंशन सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर फॉल प्रिवेंशन सिस्टम। मतलब ये प्रॉब्लम एक लोकेशन की नहीं है, जो वर्क एट हाइट सिस्टम बनाया गया है ना, प्लान बनाया गया, उस प्लान में ही कमी है, फॉल प्रिवेंशन सिस्टम का कोई। ये आपका हुआ रिस्क प्रोफाइलिंग, ये टॉपिक आ जाएगा कि फॉल प्रिवेंशन सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। फॉल प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो प्लेस में नहीं है, अनगार्डेड रूट्स हैं, अनगार्डेड प्लेटफॉर्म से जहां पे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं। जनरली ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब इस जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या कंट्रोल मेजर होगा? देखिए, आप स्काफोल्डिंग इरेक्शन का रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो आप वहां बोलिएगा कि इंस्टॉल गार्ड रेल्स, वहां के लिए बोल रहे हैं आप इंस्टॉल गार्ड रेल्स, इमीडिएट प्रॉब्लम है वहां पर।
लेकिन यहां पर तो पूरे कंपनी में प्रॉब्लम फैली हुई है ना, तो खाली वहां इंस्टॉल गार्डरेल बोलने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? अ वर्क प्लान नीड्स टू बी डेवलप्ड फॉर वर्क एट हाइट एक्टिविटीज। एक वर्क प्लान बनाने की जरूरत है। फॉल प्रिवेंशन सिस्टम नीड्स टू बी रिव्यूड एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू परचेज सफिशिएंट नंबर ऑफ गार्ड रेल्स, है ना? इस तरह की बात आपको वहां करनी होती है। मतलब ये कॉमन इश्यूज की बात कर रहे हैं आप। जैसे आपने एक ग्राइंडर देखा, पावर टूल इंस्पेक्शन के लिए आप गए थे, आपने देखा कि एक ग्राइंडर का केबल डैमेज्ड है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो हैजर्ड था, आपने वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया। जब आप पूरे साइट पर घूम रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में जगह जगह प्रॉब्लम दिख रही है। पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैनल में एमसीसीबी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट बाईपास करके सप्लाई लिया गया है ना? बहुत सारे पावर टूल्स पे ग्रीन टैग नहीं लगा हुआ है, रेड टैग नहीं लगा हुआ है, डिफेक्टिव पावर टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है साइट पर। इससे क्या पता चल रहा है? प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, पूरे सिस्टम में कमी है। तो आपको पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आपको रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम, इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है, कॉम्पिटेंट बंदे साइट पर मौजूद नहीं है। दैट इज रिस्क प्रोफाइलिंग। इन रिस्क प्रोफाइलिंग योर फोकस इज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी। आपका फोकस होता है कॉमन इश्यूज साइट पर क्या क्या है, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, उनसे जुड़े रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको क्या करना है? कंट्रोल मेजर रेकमेंड करना। दैट इज IG2 की रिपोर्ट जो बनती है रिस्क प्रोफाइलिंग की, वही रिपोर्ट होती है। और अक्सर लोग रेफर क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? वो सोचते हैं कि IG2 रिस्क असेसमेंट है और हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं। दैट इज अ बिट डिफरेंट। वो थोड़ा सा क्या हो रहा है आपका? डिफरेंट हो रहा है। वो ध्यान में रखते हुए आपको बनाना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहा है इसको लेकर। खैर, उसको जाने से पहले हम लोग इससे क्वेश्चन की बात कर लें कि रिस्क असेसमेंट को लेकर क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आमतौर से इसका क्वेश्चन आता है सूटेबल एंड सफिशिएंट, कि आप अपने रिस्क असेसमेंट को सूटेबल एंड सफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है ना, एक वर्क एक्टिविटी के बारे में बता देगा कि कोई कंपनी है, वहां पे वर्कर जो है लैडर पे काम कर रहा है ना? लैडर डैमेज्ड है, वर्कर ने फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना हुआ है, हाथ में सामान लिया है लेके वो ऊपर चढ़ा हुआ है। तब वहां क्वेश्चन देता है हाउ रिस्क्स वर पोरली मैनेज्ड इन दिस वर्क एक्टिविटी। ये जो वर्क एक्टिविटी हो रहा है इसमें रिस्क को खराब ढंग से, पौर ढंग से कैसे मैनेज किया गया था। अब वहां असेसमेंट करके आपको दिखाना होता है कि हाँ कैसे मैनेज किया गया था। समटाइम्स रिस्क कैलकुलेशन को लेकर भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशन करके दिखाइए कि यहां पर रिस्क का लेवल हमारा क्या कम आया है। क्वेश्चन एक दो बार ही आया है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रिव्यू को लेकर, है ना? आपको दे देगा वहां पर कि एक रिस्क असेसमेंट है, कंपनी में जेनरिक रिस्क असेसमेंट किया गया था जो 2 साल पहले किया गया था, 3 साल पहले किया गया था, उस पर 2022 का डेट पड़ा है, 2021 का डेट पड़ा है। फिर क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस ट्रिगर द रिव्यू ऑफ अ रिस्क असेसमेंट, कि किन परिस्थितियों में रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए। तो वहां पे ये जो पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किया, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन जो नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज को लेकर, जो कि ये एक पेज में ही कर दिया। असल में मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में इंटरनेशनल डिप्लोमा का सिलेबस जो है ना, निबोश आईडिप का सिलेबस, उसमें इस टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है, लेकिन इसको हम ब्रीफली हम लोग समझेंगे। नाउ व्हाट इज चेंज? चेंज यहाँ सेफ्टी के टर्म्स में क्या चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आपके कंपनी में कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव जिसकी वजह से नए तरह के रिस्क या नए तरह के हैजर्ड्स पैदा हो जा रहे हैं साइट पे, और जिसकी वजह से वर्कर्स को दिक्कतें पैदा होंगी, उसको चेंज कहते हैं और उसको मैनेज करने की जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल, कंपनी ही बदल गई, पहले कोई कंपनी थी, उसको किसी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, दैट इज अ बिग चेंज। नई कंपनी आएगी, नए तरह के बहुत सारे सिस्टम्स को क्या करेगी? इंट्रोड्यूस करेगी। चेंज इन मशीनरीज, पहले आपके साइट पर जो मशीन इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था वो ओल्ड पैटर्न था, अभी नई तरह की मशीन आ गई। अब जो वर्कर्स को समझ में नहीं आएगा भाई ये नई तरह की मशीन में क्या क्या नए तरह के कंट्रोल्स लगे हैं, क्या नए नए तरह के सेंसर्स हैं। बड़ा चेंज है ये, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वर्कर्स उस चेंज को इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। नई कंपनी को आप लेकर आएगा, पहले आपकी कंपनी में सारा काम आपके वर्कर्स देखते थे, अभी कुछ स्पेशल वर्क के लिए आपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया है। दैट इज ऑल्सो अ बिग चेंज। ये भी क्या है? हमारा एक बड़ा चेंज है ना? काम करने के तरीके के, वर्क मेथोडोलॉजी को चेंज करना, दैट इज ऑल्सो अ मेजर चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में क्वेश्चन आता है, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन आता है, एक सिनेरियो में 2-3 कहीं कहीं हिंट दे देगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और फिर आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए इसमें से कौन कौन सा ऐसा चेंज है जिसको मैनेजमेंट ऑफ चेंज की कैटेगरी में डालना है, मतलब प्लानिंग के साथ चेंज होना चाहिए था। क्वेश्चन ये आता है आपका। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि
चेंज को इंट्रोड्यूस करने का सही तरीका क्या होता है? अगर मैनेजमेंट ऑफ चेंज को इंट्रोड्यूस करना है तो उसका सही मेथड क्या होता है? तो इसका एक तरीका रिकमेंड किया गया है कि सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप चेंज को अचानक से इंट्रोड्यूस मत कीजिए। आप चेंज को ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वर्कर्स ट्रेंड भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे, है ना। दूसरा होता है कि आपको हैजर्ड असेसमेंट करना होगा कि जो नए चेंजेस आपकी कंपनी में हो रहे हैं उससे नए तरह के क्या हैजर्ड्स क्रिएट होंगे, उन हैजर्ड्स को एसेस करना और कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी को डेवलप करना, ये आपका पॉइंट होता है। आपका रिस्क असेसमेंट, कोई भी आप नया चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उससे पहले क्या कीजिए, आप एक रिस्क असेसमेंट कीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके हैजर्ड्स को, रिस्क को एसेस कर सके आप। इसके बाद क्या होता है, आपको इंश्योर करना होता है कम्युनिकेशन। चेंज को वर्कर्स के साथ छुपा कर नहीं रखना है, यू हैव टू ओपनली कम्युनिकेट कि कंपनी में ये सारे चेंजेस होने वाले हैं और आपको इस तरह से काम करना है, या आपकी वर्क मेथोडोलॉजी जो है वो इस तरह से चेंज हो सकती है। वर्कर्स के साथ क्या कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए। कंसल्टेशन, वर्कर्स के साथ क्या कीजिए, आप कंसल्टेशन कीजिए। वर्कर्स को बोलिए कि भाई आपको इस चेंज से कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर हमारे साथ इसको क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन की, चेंज की वजह से आपकी रूटीन वर्क एक्टिविटीज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बंदे को हायर करना, कोऑर्डिनेट करना। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, चेंज की प्रॉपर्ली क्या करना, सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना कि इसको इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज को भी लेकर भी एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक हमारा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड इसी के साथ है परमिट टू वर्क। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एक ही टॉपिक बच जाएगा हमारा। नाउ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? किसी भी काम को करने से पहले आपको एक सिस्टम डेवलप करना होता है कि इस काम को शुरू से लेकर आखिर तक सही तरीका क्या है। इसमें एक मेथड यूज करते हैं, इसको श्रेडिंग मेथड कहा जाता है, SREDIM। मतलब सेलेक्ट द टास्क, पहला है कि आप एक टास्क सेलेक्ट कीजिए, रिड्यूस द टास्क इनटू स्टेप्स, उस टास्क को स्टेप्स में तोड़िए आप, ठीक है ना। इसके बाद होता है इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच टास्क, ईच स्टेप, हर स्टेप से जुड़े जो रिस्क है उन रिस्क को आप क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। फिर इसके बाद होता है यहां पर डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, डेवलप अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, फिर यहां पर आपको क्या करना है, एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना है। उसके बाद आता है इंप्लीमेंट, आपने जो SSOW बनाया है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, उसको वहां पर क्या कीजिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए। और लास्ट में M आता है, मतलब मॉनिटर, मॉनिटर कीजिए कि वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से क्वेश्चन क्या आता है मालूम है? इसमें हमने जो नोटिस किया है पिछले कुछ एग्जाम्स में, इसमें क्वेश्चन आता है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने से पहले किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो क्या क्या चीजों पे ध्यान रखिएगा जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम का ध्यान रखिए, आप किस काम के लिए आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कर रहे हैं, उस काम को करने में क्या इक्विपमेंट्स, मशीनरीज लगेंगी, उसको आप कंसीडर कीजिए। उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, उसको आप क्या कीजिए, कंसीडर कीजिए। कहां किस लोकेशन पर काम होने वाला है, उससे क्या हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, इस फैक्टर को क्या कीजिए, आप कंसीडर कीजिए। उस काम को करने में क्या हैजर्डस सब्सटेंस या मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको क्या कीजिए, आप कंसीडर कीजिए, है ना। ये सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परमिट टू वर्क सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है, PTW, परमिट टू वर्क। तो परमिट टू वर्क जो है, परमिट टू वर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, इट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें से कभी तो इसी से जुड़ा दो सवाल अक्सर आता है। एक आता है कि परमिट टू वर्क एक्टिविटी जो है, परमिट टू वर्क इंट्रोड्यूस करने से किसी भी एक्टिविटी से पहले रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब हाउ डज परमिट टू वर्क हेल्प इन मैनेजिंग रिस्क्स, रिस्क मैनेजमेंट करने में कैसे हेल्प करता है ये। नहीं तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क को इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट कंपनी को क्या क्या मिलता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिलता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलता है, आप किसी भी काम से पहले एक थोरो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड कोई बंदा काम को शुरू नहीं कर सकता है, ऑथराइज्ड मैनर में ही काम को शुरू किया जाता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसी से हायरार्की से जोड़ देता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर कि व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स शुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, उसको लेकर सवाल पूछता है कि इस तरह के एक्सीडेंट को रोकने के लिए किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे। लास्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज इमरजेंसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पता होगा कि इसके लिए आपको एक प्लान बनाना होता है, किसी भी इमरजेंसी के लिए वर्कर्स को ट्रेन करना होता है।
इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर दो ही तरह के क्वेश्चंस हमने देखा है कि अक्सर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर? क्वेश्चन ये आता है कि साइट पर कोई एक्सीडेंट दिखा देगा सिनेरियो में कि एक्सीडेंट हो गया था, अफरा तफरी हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट एडर आया, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड दिया। उसके बाद पूछेगा कि आप बताइए कि इमरजेंसी को गलत ढंग से मैनेज किया, पॉर्डली मैनेज किया गया, कैसे पता चला आपको कि इमरजेंसी को पॉर्डली मैनेज किया? आइडेंटिफाई कीजिए। तब वहां आइडेंटिफाई करके बताना होता है। कैसे आइडेंटिफाई कर पाइएगा? जब आपको ये पता हो कि इमरजेंसी मैनेज कैसे करते हैं। इमरजेंसी मैनेज करने के लिए पहले आपके पास एक इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, वर्कर्स की इमरजेंसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, साइट पे जगह जगह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डिस्प्लेड होने चाहिए। इमरजेंसी में आप जो रेस्क्यू टीम है या जो मेडिकल टीम है उनको कॉन्टैक्ट करें, इसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आपके साइट पर ट्रेंड फर्स्ट एडर होने चाहिए, आपके साइट पर एडिक्वेट नंबर ऑफ फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए, है ना। आपके जो बंदे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसको किस तरह का फर्स्ट एड देना है, आगे हमको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है ना। इमरजेंसी हो जाता है तो वर्कर को, जो बंदा इंजर्ड हुआ है, उसको बेसिक फर्स्ट एड देने के बाद सीन को सिक्योर करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, वहां पे साइन बोर्ड पोस्ट करना होता है। ये सारा तरीका होता है इमरजेंसी को क्या करने का, मैनेज करने का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इमरजेंसी मैनेज क्यों ठीक से नहीं हुआ, तो याद कीजिए कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं हुआ, बस उसी को लिंक करके आपको सारे आंसर्स कर देने हैं। तो ये आपका एलिमेंट 3 है। मोस्टली इसमें यही सब क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन आपको 10-15 डिस्कस किया हुआ है, इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, इसी की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक में एलिमेंट 4 कवर करेंगे हम लोग।